अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम राइट एंगल के साथ मैं हूं अली मुमताज। नाज़रीन, कल रात हमने बड़ी डेवलपमेंट देखी, वही डेवलपमेंट की जिसका सबको इंतजार था। और हम 8 फरवरी के बाद से सुनते आ रहे थे कि जी पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं, मामला तय हो रहे हैं, लेकिन कब जाकर होंगे इसके बारे में कुछ फाइनल नहीं हो पा रहा था। कुछ तो लोग ये भी कह रहे थे कल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले, इस ऐलान से पहले, कि जी शायद हो सकता है कि 28 तारीख तक ये मामला लिंगर ऑन करे। लेकिन बहरहाल कल आसिफ अली जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब मौजूद थे। साथ में PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दीगर लीडरशिप भी मौजूद थी। वहां पर बिलावल साहब ने गुफ्तगू का आगाज करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम हुकूमत बनाने जा रहे हैं, लेकिन हुकूमत क्या वजीर आजम और जो कैबिनेट के मेंबर्स होते हैं क्या वो नहीं चलाते? और अगर आप कैबिनेट का हिस्सा नहीं हैं, अगर आप किसी भी तरह से उस कैबिनेट के अंदर शामिल नहीं हुए, चाहे वो मिनिस्टर हों या मुशीर हों, तो क्या फिर भी आप हुकूमत का हिस्सा अपने आप को कहेंगे? आप वोट तो जरूर दे रहे हैं लेकिन आप मिनिस्ट्रीज नहीं ले रहे। दूसरी तरफ सदर साहब पर भी इत्तफाक हो गया कि जी सदर होंगे आसिफ अली जरदारी साहब। फिर उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने गुफ्तगू की। शहबाज शरीफ साहब ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि जी हम मईशत को ठीक करेंगे, वोकेशनल ट्रेनिंग की बात की शहबाज शरीफ साहब ने। जरदारी साहब ने नस्लों की बात की कि जी हमारी जो नस्लें हैं उनके लिए हमने क्या लेकर करना है और हमने उनके लिए क्या मिसाल कायम करनी है। वहीं पर नदीम अफजल चंद साहब भी मौजूद थे, कमर जमान कायरा साहब भी मौजूद थे। कमर जमान कायरा साहब भी कहते हैं कि मेरे साथ धांधली हुई मेरे हल्के में। नदीम अफजल चंद साहब भी कहते हैं कि जी मेरे साथ भी धांधली हुई, लेकिन उस धांधली के बावजूद उनकी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहबाज शरीफ साहब को वोट देने जा रही है और फॉर्मूला तय हो चुका है और ये वोट है वजारत उज़्मा के लिए। दूसरी तरफ बानी PTI वो ये कहते हैं जी मेरी रिहाई को आप एक तरफ रख दीजिए, मेरा मुतालबा सिर्फ ये है कि मेरी सीट्स मुझे वापस मिल जाएं। लेकिन यहां पर जरदारी साहब या बिलावल साहब ये नहीं कहते कि जिन हमारे उम्मीदवारों के साथ धांधली हुई है उनकी सीट्स उन्हें वापस दे दी जाएं। वो वहां पर उम्मीदवार मौजूद भी हैं, नदीम अफजल चंद साहब भी थे, कमर जमान कायरा साहब भी थे, लेकिन उनका फैसला यही कि हम हुकूमत का हिस्सा बनने जा रहे हैं। क्या ये हुकूमत चल पाएगी? मईशत की बात करते हुए कैसे मईशत को ठीक किया जाएगा? 16 माह की कारकर्दगी हमारे सामने है, यही प्लेयर्स थे उसी वक्त, यही हुकूमत थी, PDM 1 थी, अब PDM 2 है। कैसे ये कारकर्दगी बेहतर करेंगे, मईशत को बेहतर करेंगे, जो महंगाई है उसको कम करेंगे, जो गैस महंगी हो गई है उसको कम करेंगे, जो बिजली महंगी हो गई है उसको कम करेंगे। कुछ लोगों का तो ये कहना है कि जी कहीं जून जुलाई तक डॉलर 350 तक दोबारा पहुंच जाएगा। और ये जो हम देख रहे हैं, पोलराइजेशन देख रहे हैं, इसको किस तरीके से एड्रेस किया जाएगा इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से और साथ में इनके इत्तेहादियों की तरफ से? आज के प्रोग्राम में इसी हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे अपने मौजूद मेहमानों के साथ। हमें ज्वाइन किया सीनियर सहाफी तजज़ियाकार मुजाहिद बेलवी साहब ने। बेलवी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। हमें ज्वाइन किया सीनियर सहाफी तजज़ियाकार नज़ीर लगारी साहब ने। लगारी साहब आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन द शो टुनाइट। और हमें ज्वाइन किया सीनियर सहाफी तजज़ियाकार नसीम सिद्दीकी साहब ने। नसीम सिद्दीकी साहब आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज के प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले मुजाहिद बेलवी साहब आपकी तरफ आते हुए, गवर्नमेंट तो अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN बनाने जा रही है और शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि हमने तो कहा था कि PTI अगर अपनी हुकूमत बनाना चाहती है या बना सकती है तो बना लें। और फिर उनकी गुफ्तगू में यह तासुर गया कि जी उन्होंने MWM से और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इत्तेहाद किया है, तो करने के बाद भी उनके नंबर्स पूरे नहीं हुए। जबकि सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि MWM या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से तो सिर्फ इसलिए इत्तेहाद हुआ है, ये मर्जर सिर्फ इसलिए हुआ है कि मखसूस नशिस्तें मिल सकें। तो हुकूमत पीपल्स पार्टी और PMLN का बनाना और फिर भी कहना कि जी मैंडेट का एहतराम हुआ है, हमारी अक्सरियत है, क्या आप समझते हैं कि ये दुरुस्त बात है, ऐसे ही हुआ है? खैर, एक तो मेरी ख्वाहिश थी कि हमारे दोस्त लगारी साहब गुफ्तगू शुरू करते कि वे ठीक है, उम्र में मैं सीनियर हूँ, लिखत पढ़त में ये ज़्यादा सीनियर हैं, तो कुछ गाइडलाइन मिलती तो फिर मैं ज़्यादा बेहतर तरीके से गुफ्तगू करता। लेकिन आप खुद देख रहे थे कि रात के उस पैर में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो बॉडी लैंग्वेज थी, और ये भी आप देखिए कि शहबाज शरीफ साहब और अपने वालिद को होते हुए गुफ्तगू में उन्होंने पहल करी, और उससे पहले जो उससे कुछ चंद घंटों पहले तक जो मौक़िफ़ वो इख्तियार कर रहे थे और कह रहे थे कि मैं नून लीग को तय कर देखता हूँ कैसे वोट दूंगा, और फिर शरीफों के बारे में क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करे। खैर, ये अच्छी बात है कि वो मियाँ नवाज शरीफ वहाँ मौजूद नहीं थे। कहने मकसद ये कि ये इसको कोई PDM 2 कहा जा रहा है, एक और मिसाक कहा जा रहा है, लेकिन अफसोसनाक खबर यह है कि पाकिस्तान के अवाम की अक्सरियत, और ये कोई दो बात नहीं, यानी हफ्ता गुजर गया इसको तस्लीम करने की तैयार नहीं जो इलेक्शन रिजल्ट आया है। कराची में
लगारी साहब भी बड़े तजर्बेकार आदमी हैं। क्या 17 MNA कराची को मिल सकते थे और तहरीक इंसाफ को एक भी नहीं? क्या जिस तरीके से बलूचिस्तान में सीटें दी गई, जो वनरेबल है ये लोग, इंटीरियर की बात नहीं करता, वो महफूज सीटें हैं। KP का रिजल्ट आ गया, पंजाब में वोट चोरी किए गए, खुद पीपल्स पार्टी शोर मचाती है, खुद बिलावल साहब कहते रहे, इवन उन तक को हरा दिया गया। तो आप जो जो प्री पोल लिविंग की तो छोड़िए कि एक पार्टी से चीफ जस्टिस का चौधरी एतराज कर रहे थे, ये हक ही नहीं बनता था वो किसी पार्टी से बल्ले का निशान ले। बेशुमार लोग जो सब कैंडिडेट्स अब जो आए सामने वो रूपोश थे, जेलों में थे। मुझे तो यानी इन लोगों पे शर्म आती है कि जो अपने को पॉलिटिकल बात कहते हैं और कहते हैं हम सियासी मैदान में लड़ेंगे। आपने देखा क्या नवाज शरीफ साहब 24 घंटे के लिए ये दरख्वास्त नहीं कर सकते थे कि उनकी मुखालिफ को जो है पैरोल पे रिहा किया जाए, कम से कम वो इलेक्शन वाले दिन के लिए? एक खातून को 70 साल 73 साल भी नहीं कहता मैं, एक खातून को जेल में रखकर और इलेक्शन की जीत का सेलिब्रेट मना रहे हैं। मानसेरा जैसे गढ़ कर रहे थे वहां हार गए। एक एक नतीजा आप देख लें, उस पर सवालिया निशान उठाए। रही कसर पिंडी के कमिश्नर ने पूरी कर दी, अब कहते हैं जी गायब हो गया। अरे बड़ा कैरियरिस्ट कमिश्नर था, उसने पूरी बातें करी और सबसे बढ़कर यह कि इलेक्शन कमीशन का एतबार ही खत्म हो गया। हम लोग मौजूद थे, आपने माशाल्लाह बड़े इलेक्शन देखे हैं। अब तो वो मेरे ड्राइवर को और खानसामाओं को और मासी तक को पता चल गया कि फॉर्म 45 क्या होता है। आप दिन नताई निकाले, फिर कितने बदले गए। तो ये जो सब एक प्री पोल लिगिंग चले वो कर ली, पोल में जो लिगिंग कर ली उसका ली। उसके बाद आप ये समझते हैं कि लंगड़ी लूली, जिसमें जरदारी साहब माजत के साथ तीसरी बार सदर बन जाएं, शहबाज शरीफ साहब फिर प्राइम मिनिस्टर बन जाएं, क्या ये इस तरह की कमजोर सादा अक्सरियत से लंगड़ी लूली और आवाम के माइनर मैंडेट से मुंतखब शुदा हुकूमत मीशत का मुकाबला कर सकेगी, इंटरनेशनल रिलेशन कर सकेगी? बलूचिस्तान और KP में बढ़ती हुई हंगामा खेज हैजान अंगेज तहरीकों का मुकाबला कर सकेगी? ये विलिंदा जो एक दूसरे कैबिना में तो करनी पड़े, एक दूसरे के अंदर जो इनका बुग़्ज़ है, जो तासुब है, जो इंतकाम की हद तक आपने देखा भी होगा कि इलेक्शन में बिलावल साहब के बातों से छलक रहा था, वो खत्म कर देंगे महज इक़्तिदार के लिए। मुझे अफसोस है कि शायद इसलिए कि वो कोई भयानक नक्शा ना हो, पीपल्स पार्टी ने कॉम्प्रोमाइज इख्तियार बैठने के किया। उनके कारकुनों की अक्सरियत, खुद बिलावल इसके एग्री नहीं करते थे, और एक ऐसी हुकूमत जो इतनी बेदिली से और वेल प्लान के तहत कि जनाब हमें शरीफों को बिठालना ही बिठालना है, हालांकि खुद फिर उनको भी डिच कर दिया गया जी। तो पूरा ऐसे हमने भी माजी के इलेक्शन देखे हैं, पार्लियामेंट की चीज ज्यादा ही तौर पर मैनिपुलेट और फेक इलेक्शन हुए, जिस पर कोई भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं। ठीक, नसीम सिद्दीकी साहब आपकी तरफ आते हुए, क्या अब आपको लगता है कि 16 माह में तो हमने परफॉर्मेंस नहीं देखी और हमने देखा कि बहुत से मसाइल थे, महंगाई उरूज पर थी, और तब ये कहा जाता रहा कि जी इन 16 माह में ये महंगाई इस वजह से है कि जी 3.5 साल जो PTI की हुकूमत रही है ये उनकी फैसला साजी और उनके कारनामों का नतीजा है। अब कैसे मईशत को बेहतर बनाएंगे, और मईशत को बेहतर बनाने में जब मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा तो क्या कहेंगे कि अब भी कहेंगे कि वो 3.5 साल PTI वाले अभी तक चल रहे हैं? ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने अली। ये देखिए, अब तो ये नहीं कह सकते ना, क्योंकि लेगेसी में तो 16 महीने की हुकूमत ये छोड़ के गए थे और बाकी तकरीबन साल ही तकरीबन होने वाला है कि निगरान हुकूमत चल रही है, तो 2.5-3 साल तो इनके पास इक़्तिदार को हो गया। लेकिन अली ये किस तरह मुआशी हालात दुरुस्त कर सकते हैं? कभी भी दुरुस्त नहीं कर सकते जब आपकी नीयत में खोट हो, बददियांती हो। जिस तरह के काम पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं हमने सारी जिंदगी नहीं देखे। मेरे से ज्यादा तजुर्बेकार नजीर लगारी और मुजाहिद बरेलवी साहब बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी मैंने भी कोई 5-7 इलेक्शन पाकिस्तान के कवर किए, पाकिस्तान की मईशत देखी है। जब मुशर्रफ का दौर था तो लंदन में जो इनकी मिसाके जमहूरियत हुई या ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई, क्या क्या नहीं हमने कवर किया, क्या क्या माहौल हमने नहीं देखे। लेकिन अब तो पाकिस्तान के अंदर वो कहते हैं ना अखीर हो गई है, बल्कि वो अखीर से भी ज्यादा आगे निकल गए हैं। आप बददियानत हो चुके हैं, बदनीयत हो चुके हैं, आप झूठ का सहारा ले रहे हैं।
इन सब चीजों को आप लेके आगे किस तरह चल सकते हैं? जब झूठ पे जो बिल्डिंग खड़ी की जाएगी, वो बुनियाद जब आप झूठ पे रख रहे होंगे, तो वहां पे आप अच्छा अच्छा किस तरह एक्सेप्ट कर सकते हैं? वही जरदारी साहब को आप सदर लेके आ रहे हैं, वही शहबाज शरीफ वजीर आजम आ रहा है, बंदर बांट हो रही है, एमक्यूएम दोबारा हो गई। एक वक्त कहा जाता था कि कराची शहर का आपने सुकून तबाह कर दिया, एमक्यूएम राह की एजेंट है, एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाते थे। कभी नवाज शरीफ की फैक्ट्री से रॉ के एजेंट पकड़े जाते थे, कभी जरदारी साहब किसी के पैर में बम बांध के जो है वो कमीशन लेते थे। आपने ये सब एक मोरल बनाया। आपने यंग जो जनरेशन है, आप उसको क्या तोहफा दे रहे हैं? जिसने फर्स्ट टाइम इलेक्शन में वोट डाला है, आपने उसको कितना नाउमीद कर दिया है। आप क्या समझ रहे हैं कि आप कोई जादू की छड़ी या जादू की जफ्फी के साथ आप पाकिस्तान की मईशत ठीक कर लेंगे? आपने ओवरसीज जो आपके इतनी बड़ी रेमिटेंसेस भेजते हैं, गो के वो अपने घर में अपने बाल बच्चों के लिए भेजते हैं, लेकिन आता तो पाकिस्तान में ही है ना। आपने उनको नाराज किया, आपने यंग जनरेशन को नाराज किया हुआ है, आपने पूरे पाकिस्तान के अंदर तबाही मचाई हुई है, ऊधम मचाया हुआ है। जिसके मर्जी घर में घुसते हैं, घर तोड़ते हैं, चादर चार दीवारी का ख्याल नहीं करते, तो उसके बाद आप कहते हैं हम मईशत ठीक कर लेंगे। कभी भी नहीं ठीक हो सकती इस तरीके से। जो आपका तरीकेकार है वो बिल्कुल गलत है। अब आप देखें ना कि बड़े बड़े वकील हैं, नामी ग्रामी वकील हैं, वो अपने लिए दाद रसी मांगते फिर रहे हैं, अपने लिए इंसाफ मांगते फिर रहे हैं, उनको इंसाफ नहीं मिल रहा। उनको नहीं मिल रहा। तो जिस इंसाफ खत्म हो जाएगा, उस माशरे को आप कैसे आगे लेके चलेंगे? कभी भी नहीं लेके चलेंगे। फॉर्म 45 जो मेन चीज है इलेक्शन की, उसका कोई जिक्र ही नहीं कर रहा। यानी कि जाओ आप सुप्रीम कोर्ट में, वहां अजीब तमाशा लगा हुआ है। आप जाओ इलेक्शन कमीशन में, वो कह रहे कि 1 लाख वोट कैसे चोरी हो सकता है? भाई आप पिटिशनर है। पाकिस्तान में पहली दफा ऐसे हुआ है कि जब इलेक्शन में धांधली का शोर होता था तो एक जमात शोर मचाती थी कि मेरे साथ धांधली हुई है। ये पाकिस्तान की पहली तारीख में ऐसे इलेक्शन हुए जिसमें बाकी कैंडिडेट्स बता रहे हैं कि जी फलां के साथ धांधली हुई है। हाँ। क्योंकि हम सबके फॉर्म 45 दूसरा भी बता रहे हैं, और गवाहियां जो हैं वो आपके जो मुकाबले में उम्मीदवार थे जो हारे हैं वो गवाहियां दे रहे हैं। लगारी साहब, आपकी तरफ आते हुए, एक तो ताखीर इस वजह से हुई कि वीडियो की कनेक्टिविटी का इशू था, दूसरा मैं चाह रहा था कि जनाब मुजाहिद बिलवी साहब का भी और जनाब नसीम सिद्दीकी साहब के भी इख्तलाफी नोट आ जाए, तो उसके बाद मैं आपकी तरफ आऊं। तो लगारी साहब, जब बिलावल साहब ये कहते हैं कि हम हुकूमत बनाने जा रहे हैं, तो हुकूमत में अगर जब आप होते हैं तो वो तो तभी आप होते हैं ना कि जब आपका प्राइम मिनिस्टर है और आप कैबिनेट में भी हैं, तो चलाता तो मुल्क प्राइम मिनिस्टर है और उनकी कैबिनेट है, वही एग्जीक्यूटिव होती है, बाकी तब सब तो मेंबर्स होते हैं असेंबली के। तो ये कहना टेक्निकली ठीक है कि हम हुकूमत बनाने जा रहे हैं कि जब आप वजारतें नहीं ले रहे हैं? आपने एक लफ्ज सुना हुआ है, सहूलतकारी। हाँ जी। ये हुकूमत बनाने की सहूलतकारी हुई है। ठीक है। तो पहली बात यह है कि हुकूमत नाम होता है। जब आप कहते हैं ना हुकूमत का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, तो उसका मतलब अब इसकी तसरीह कर दी गई है कि ये काबीना का नाम जो है वो हुकूमत है। काबीना वजीर आजम और वज़रा पर मुश्तमिल होती है और 5 मशीरों पर जो आपको आईनी हक है। तो आप जो है उसके जो भी फैसले होते हैं वो हुकूमत के फैसले होते हैं। तो अब हुकूमत अगर सिर्फ नवाज शरीफ साहब की है तो ये समझा जाए कि उनकी ही हुकूमत है या शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है। पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा नहीं है। उसने जो कुछ लेना था वो लिया और उसकी बात कर लिए, लेकिन वो हुकूमत के हिस्से के तौर पर नहीं इसमें कर रही है। एक तो ये कि मुजाहिद बिलवी साहब ने मेरे लिए बड़े अच्छे लफ्ज इस्तेमाल किए। मैं इस काबिल नहीं हूँ। वो मेरे बहुत मोहतरम हैं और मेरे लीडर हैं वो, और मैं उनके वालिद का न्याजमंद रहा हूँ। जब मैंने सहाबत शुरू की तो मैं उनके दफ्तर में जाकर बैठा करता था और कुछ ना कुछ लिख कर दिया करता था। वो उसको ठीक करके छाप दिया करते थे। बस इतना सा ताल्लुक जो है वो उस वक्त भी मुजाहिद बिलवी साहब जो है वो इस सिलसिले में नहीं होते थे। ये उस वक्त बड़े सहाफ़ी थे और बड़ा काम कर रहे थे। बल्कि उन्हीं दिनों में उन्होंने बाद में जो है वो जब मयार एक रिसाला निकलता था तो उसमें उन्होंने जाकर नूर मोहम्मद तराकी का पहला इंटरव्यू भी किया था। अच्छा, खैर ये सारी बातें हैं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि हुकूमत जिसको कहते हैं और जिसको कहते हैं कि जनाब अवाम की राय के मुताबिक हुकूमत, तो वो तो कभी मानी नहीं गई है ना। यहाँ आज की बात है क्या? ये आज पहली दफा ऐसा हुआ, धांधली ऐसी हुई है। धांधली करने के बावजूद जुट्टू फ्रंट ने 300 के ऐवान में
53 के करीब सीटें हासिल की। मुस्लिम लीग को 9 सीटें मिली थी। कांग्रेस उस वक्त लड़ रही थी इलेक्शन, कांग्रेस को 10 सीटें मिली थी और 3 महीने भी हुकूमत नहीं चली थी। और फाउंडिंग फादर को, ख्वाजा नाज़मुद्दीन को जो है नहीं, उनको मौलवी ए.के. फजलुल्लाह को करारदाद लाहौर जिन्होंने पेश की थी, उनको पकड़ कर कहा गया कि तुम गद्दार हो, तुम खाइन हो, तुम चोर हो, तुम डाकू हो, तुम्हें हटा रहे हैं। और हटा दिया गया। 3 महीने भी नहीं पूरे हुए थे, उनको हटा दिया गया। तो ये सिलसिला उस वक्त शुरू हुआ, वो आज तक चल रहा है। और एक खास किस्म के मिजाज के लाडले लाए जाते हैं यके बाद दीगरे, और उसके जरिए काम चलाया जाता है। लेकिन जब काम नहीं चलता है तो फिर उनको लपेट दिया जाता है। ये सिलसिला चल रहा है। ये भी लाडले, उसके बाद आने वाले भी लाडले, उसके बाद आने वाले भी लाडले। आपका एक 5 साल जमहूरी दौर था, वो पाकिस्तान के 2 लाख होने के बाद, उसमें भी ताकत के मराकज कहीं और हुआ करते थे और फैसले बड़े बड़े जो मेजर फैसले थे वो भी सियासी हुकूमत नहीं कर पा रही थी, नहीं करती थी। और उसके बाद तो है ही नहीं वो सियासत, जिसको आप सियासत कहते हैं, वो नहीं है। सिर्फ वो गमलों में फूल उगाए गए और पौधे लगाए गए और बुन की जो है वो जो कुछ भी आ रहा है वो आपके हिस्से में आ रहा है, उसके बाद कुछ भी नहीं है। मुजाहिद बेलवी साहब, आप नहीं कह सकते कि जनाब ये जो मारूफ मायनों में जमहूरी सिस्टम है, आप इसको उस तरह नहीं ले सकते हैं। ठीक, यहीं से जी हम बात को आगे बढ़ाएंगे। एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आते ही मुजाहिद साहब से मेरा पहला सवाल क्या होगा वो आपको अभी बता देता हूं। और वो सवाल होगा उस तस्वीर को लेकर जो जब बिलावल साहब, आसिफ अली जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब कल रात में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो उनकी बैक पर एक तस्वीर थी और उस तस्वीर के नीचे जो लिखा हुआ था उसी पर मेरा सवाल होगा। वापस आते ही मुजाहिद साहब से हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। जी मुजाहिद बेलवी साहब, वक्त पे जाते हुए मैंने सवाल का एक हिस्सा बता दिया था कि क्या है, उसको मुकम्मल कर देता हूं मैं। और वो सवाल ये है कि कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई बिलावल साहब की, जरदारी साहब की और शहबाज शरीफ साहब की, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके बैक पर जो तस्वीर थी लगी हुई, उसके नीचे लिखा हुआ था ताकत का सरचश्मा अवाम है। तो मुजाहिद साहब, क्या ताकत का सरचश्मा अवाम है? मैं पुरानी रिवायत का आदमी हूँ। जिस मोहब्बत से लगारी साहब अभी नहीं हमेशा जहाँ भी हों मेरे वालिद का जिक्र करते हैं, तो मैं अब सोचता हूँ कि इतनी सफाकियत आ गई है कि औलाद भी बड़ी हो गई है कि हम अपने वालिदैन क्या उनकी कब्रों तक को भूलते जा रहे हैं। और इन्होंने याद दिलाया तो जो ब्रेक आया तो मुझे पूरी वो जो सफ़ेद कॉलेज होता था और ख़िदमत, ये इसलिए कहना ज़रूरी है कि बहरहाल हमारी रिवायत का हिस्सा है। और मुझे अफसोस ये होता है कि दरअसल लगारी साहब ने और नसीम सिद्दीकी साहब ने और हम लोगों ने पार्टियों को देखा है। अब ये लिमिटेड कंपनियां नजर आती हैं। जमाल नासिर ने एक ज़माने में कहा था, जो अरब वर्ल्ड के बहुत बड़े लीडर थे नेशनलिस्ट, जिन्होंने एक इनकलाब बर्पा किया जहाँ बादशाहतें ख़त्म हुई, कि सऊदी अरब जो है वो कोई सल्तनत और थोड़ी शहजादों और बादशाहों की एक लिमिटेड कंपनी है, डायरेक्टर्स हैं। पहले अगर याद होगा, लगाई साहब को जरूर याद होगा, नसीम साहब को, कि जो बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल फैसला था जिसके नुकसान आज तक हुए। अगर 70 की दहाई में पीपल्स पार्टी, नेशनल आर्मी पार्टी और JUI का जो जेन्युइन इत्तेहाद था वो अगर चलता तो ये फसली बटेरें शरीफों की तरह या और लोग नजर नहीं आती। और उसमें साजिश थी। पीपल्स पार्टी में भी जो बाद में लोग हुए हॉक्स जो, और वो भी शामिल थे, और हमारी माशाल्लाह नेशनल पार्टी में भी एक सो कॉल्ड कम्युनिस्ट पार्टी थी, उसने भी जोर दिया। पेशावर में बिदिंजो साहब हमारे चिल्लाते रहे कि देखो अगर भुट्टो से लड़ोगे तो फौज के पास जाओगे, हमें पहाड़ों पे जाओगे या फौज के पास जाओगे। लेकिन वली खां एक अपनी पश्तो रवायत के तहत, मैं ये बात इसलिए याद दिला रहा हूँ, वो एक आइडियल वो सूरत हाल थी। अगर वो भुट्टो साहब भी बाद में गए जेल, हैदराबाद जेल 1 से ज़्यादा बार गए, इन्हें याद है, PM कुट्टी ने अपनी किताब में लिख दिया है। तो मेरे एक और उस वक्त फिर पता चला कि इसके पीछे ज़िया-उल-हक का हाथ काम कर रहा था। किस तरह वो जेल में गया, किस तरह बलोचों पठौनों को निकाला, उन्हें तकसीम किया, भुट्टो को फांसी का शुरू हुआ। तो ये बदकिस्मती से ही जो आपके 2 करोड़ 24 लाख नौजवान है ना, जरा इनको ये तारीख भी बतानी चाहिए कि इमरान खान एक कप्तान और हीरो तो हैं, लेकिन उनको लार्जर देन लाइफ ना करें।
मैंने तो नहीं बिठाला ना। जो खान साहब को पहली बार मौका मिला था ये 1.5-2-2.5 करोड़ लोगों का, कि जो उनकी पिशावरी चप्पलें उठाने के लिए बेताबो बेकरार थे, सबसे पहले उन्होंने उनके छुरा घोंपा। ये आया 24 घंटे बाद इमरान इस्माइल गवर्नर, और ये हमारे, मैं नहीं कहूंगा कि लगाई साहब को पता है कि मौसूफ क्या हुआ करते थे। सबसे पहले जब प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आया तो मैंने पूछा, इमरान इस्माइल कोई दिक्कत है? वो पंखा बंद कर दिया था, एसी बंद कर दिया था, पानी नहीं मिला। मैंने कहा अच्छा, तुमने बनी गाला में इतना पानी पिया है हर तरह का, उसके बाद तुमने 24 घंटे ही बर्दाश्त नहीं किया? और मैं दाद देता हूँ उन औरतों को जो 8 महीने बाद अभी भी जेलों में बैठी हुई हैं। और साथ ही ये भी मैं कहूंगा कि मरियम बीबी जो आपने 1 घंटे की तवील तकरीर करी, अगर एक खातून की हैसियत से वो भूल जाए जो 12, 14, 15 दिन आप रही हैं जेल में, सबसे पहले आपको आना चाहिए कि उन 19 औरतों को जी हाँ। जो 9 माह आप साबित भी नहीं कर सकी, अगर कोई कोर्ट साबित नहीं कर सका, मिलिट्री कोर्ट साबित नहीं कर सकी कि 9 मई में मुलविस थी, कोई तस्वीर नहीं दिखा सकी, सबसे पहले उनसे रिहाई का मुतालबा करती। लेकिन आपने जो जबान इस्तेमाल की, मैं इसमें नहीं आऊंगा। मेरा कहने का मकसद ये है, हमें बदकिस्मती से फिर पीछे की जाने पाएगा, और हम जो देखने के लिए तैयार नहीं। तो फिर मुजाहिद साहब, वो जो मेरा सवाल था कि ताकत, मैं कहता हूं कि बिलावल साहब का जो लहजा था मुझे बड़े डिप्रेस नजर आए। आप जो कह रहे हैं ना कि उनकी तस्वीर के पीछे क्या लगा था, हम लोग बॉडी लैंग्वेज जरूर देखते हैं, क्योंकि हमारे मोहतरम जरदारी साहब कोशिश कर रहे थे कि उसको वार्म अप करें, लेकिन बिलावल का चेहरा और उसकी गुफ्तगू साफ बता रही थी। और गालिबन मैं दावे से कहता हूं, बिलावल भुट्टो जरदारी दोबारा वजीर खारजा नहीं बनेंगे, हुकूमत में शामिल नहीं होंगे, इतना तो मैं जरूर करीब से जानता हूं। और यही इस हुकूमत के लिए सबसे बड़ा सेटबैक होगा कि अगर अगर इमरान खान की जो फॉलोअर्स हैं वो उनके जुनूनी, और आप कहते हैं कि उनकी हीरो वर्शिप के वैसे हैं, लेकिन एक बिलावल ने एक बड़ी जगह बनाई थी, और उनको ये एहसास होना चाहिए कि ये लूड़ी रंगली हुकूमत में अगर उन्होंने ओहदा ले लिया तो उनकी पॉलिटिकल डेप्थ होगी, क्योंकि सिंध नहीं पंजाब में भी एक हद तक वो उम्मीद की किरण बने। थोड़ा सा मैंने केपी में भी देखा, तो ये जो आप मुझे बता रहे थे ना, ताकत का सरचश्मा आवाम, तो उनको ये याद होगा। मुझे तो सॉरी टू से, अब अगर सियासत में कोई उम्मीद की किरण नजर आती है, इसलिए नहीं, सॉरी टू से, शहीद मोहतरमा से मेरा बड़ा ताल्लुक रहा, लकारी साहब को पता है, वो है बिलावल भुट्टो की ज़रदार में। और हमारे खान साहब ने जो कुछ अपनी अगर जिद में, हीरो वर्शिप में, और जो दोस्ती निभाने में, फिर सॉरी टू से वो एक स्टेबल आदमी अगर होते, ठीक है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है इस वक्त कहना कि इस वक्त, और हमारी रिवायत भी नहीं है, कोई आदमी अगर जेल में हो और पाबंद सलासल हो तो उसके बारे में गुफ्तगू नहीं किया जाती। लेकिन गालिबन उन्हें 3-4 माह जरूर मौके में मिला होगा ये सोचने का कि इतनी बड़ी पार्टी, इतनी बड़ी फॉलोइंग के बाद इस वक्त अपोजिशन में बैठकर एक बहुत पॉजिटिव रोल अदा कर सकते हैं वो। ठीक। नसीम सिद्दीकी साहब, फॉर्म 47 की बड़ी बात हुई है। अब तो नौजवानों को मैंने ये कहते हुए सुना है कि जी अगली मरतबा इलेक्शंस जब हुए तो हमसे वोट डालने के लिए ना कहिएगा, ना हमसे तवक्को कीजिएगा कि हम वोट डालने के लिए जाएं, ना आप कोई कैंपेन कीजिएगा हमें बताने के लिए कि आपका मंशूर क्या है, आप बस सीधा सीधा फॉर्म 47 करा लीजिएगा। अली देखिए, बात आपने बड़ी अच्छी की है। बात यह है कि वाकई यंगस्टर जो है ना हमारे मुल्क का बड़ा ही नाउमीद हुआ है। अच्छा, मुझे तो बड़ा अफसोस होता है, कभी कभार ये होता है ना कि आप अफ्रीकन कंट्रीज में चले जाएं, उनके पास 2 वक्त की रोटी खाने के लिए पैसा नहीं होता। हमारे मुल्क में अगर आप रोटी 50 रुपए की भी कर देंगे ना तो वहां पे लाइन लगी होगी, आपके मुल्क में सर्विस नहीं दी जाती। आपने एयरलाइन की तबाही की, आपने रेलवे की तबाही की। अब आप देखिए कि हमारे प्रोग्राम को अगर आप ले लें तो मैं कह रहा हूँ कि 2 खूबसूरत तरीन इंसान हमारे प्रोग्राम में बैठे हुए हैं, आपको निकाल के, कि लगारी साहब जिस तरह बात करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, जितनी नॉलेज उनके पास है, जितना वो तजिया करते हैं, कम से कम हम इन लोगों से अगर फायदा उठाना शुरू कर देना तो ये क्या जरदारी साहब बेचते हैं, क्या एमक्यूएम बेचती है, जिस तरह मुजाहिद बरेलवी साहब ने खूबसूरती से लफ्जों को परोते हैं। आप देखिए, मैंने उनकी 2 लफ्ज इस वक्त खास करके पकड़े। उन्होंने कहा लार्जर देन लाइफ किसी को नहीं लेके जाना चाहिए। क्या हुआ, हमने देखा, आप कराची में आप और हैदराबाद में आप एक शख्स को लार्जर देन लाइफ ले गए ना, उसका क्या नतीजा निकला? और आज वही यंगस्टर जो है वो सारा पीटीआई को वोट दे रहा है। तो ये जो उन्होंने बात की ना कि पिशावरी चप्पलें सीधी करते थे और जब वक्त आया तो जॉगर पहन के भाग गए। आपको मेरा मतलब है कि इस मुल्क के अंदर जो है ना सही डायमेंशन में जाना है। कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो कंपेन की थी, मैं खुद नाकिद हो गया था कि यार बिलावल ने बड़ी अच्छी कंपेन की है, कम से कम वो निकला तो है बाहर।
और पाकिस्तान में देखें तब्दीली आते देर नहीं लगती। जो कराची से वोट MQM को पड़ता था, अल्ताफ हुसैन को पड़ता था, आप देखें किस तरह इमरान खान की तरफ शिफ्ट हो गया। तो ये तमाम पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में अगर एक यंगस्टर बाहर निकलता है तो उसकी तरफ क्यों नहीं वोट जा सकता। लेकिन आप लालच में आ गए, आपने अपनी सारी किए कराई की मेहनत जो है आपने जाया कर दी, और आप बंदर बाट में पड़ गए कि जी सदर हमें दे दें, गवर्नर हमें दे दें, फलां चीज हमें दे दें। और यार आप तो पाकिस्तान बेच रहे हैं, आप ये ओहदे लेके पाकिस्तान को बेचने पे आपने फॉर सेल लगाया हुआ है। आपको अभी बिल्कुल दोनों मेरे सीनियर्स ने बिल्कुल सही बात की है कि ये बानमती का कुंभा है, अभी आप बंद लेने थे। और थोड़ी सी सेंसिबली अगर ये PTI वालों ने अपोजिशन की तो इनको तो 3 महीने में लेने देने पड़ जाएंगे। 3 महीने में। ठीक, लगारी साहब मैं आपकी तरफ आते हुए, क्या ये जो मफादात पर मबनी हुकूमत है, कब तक आपको लगता है कि ये सस्टेन कब तक चल सकेगी? मतलब मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं। अभी जैसे कि 3 माह की बात की है नसीम सिद्दीकी साहब ने, अपोजिशन तो PTI करेगी, शोर मचाएगी, तकारीर होगी, तनकीद होगी, सब कुछ होगा, लेकिन हुकूमत आपको कब तक लगता है कि सस्टेन करेगी? 5 साल पूरे करेगी? जब तक बैसाखियां रहेंगी तब तक चलेगी। जब बैसाखियां हट जाएंगी तो जिस तरह से इमरान खान धर्म से गिर पड़े थे, इस तरह की तब वो कर पाएंगे। जिस तरह उनके खिलाफ तारिक आज़म एतमाद आई थी, इस तरह इनके खिलाफ भी हो जाएगी। असल तो ये है कि बैसाखियां कब तक रहती हैं और बैसाखियों पर ये इनका इन्हसार कब तक रहता है। एक बैसाखी पर ही तो हुकूमत बनी हुई है, एक बैसाखी हट गई तो धर्म से गिर जाएगी हुकूमत। हुकूमत का क्या है, हुकूमत कल भी गिर सकती है, हुकूमत 5 साल भी चला सकती है। असल मसला ये है कि जो सिस्टम को चला रहे हैं वो किस हद तक पाकिस्तान में डिलीवर क्या होगा। असल बात तो ये है, ये नहीं है कि हुकूमत चलेगी या नहीं चलेगी। बात ये है कि गुर्बत यूं ही रहेगी, अफराद यूं ही रहेगा, भूख यूं ही रहेगी, आपकी मईशत की तबाही यूं ही रहेगी, और आपके लोगों का नाने शबीना का मोहताज होना यही रहेगा। क्या आपकी अशराफिया की लूटमार यही रहेगी? क्या अशराफिया के मुनाफे और सब्सिडी यूं ही जारी रहेंगी? क्या पाकिस्तान के लोगों के एक निवाले पर टैक्स लगाया जाएगा? पाकिस्तान में बच्चों के दूध पर जो जिनके खरीदने की सकत नहीं है, जो मुजाहिद बरेली साहब के घर में, आपके घर में जो काम करने वाली खातून है वो भी, उसका बच्चा भी दूध देता है तो टैक्स देता है, लेकिन अशराफिया सब्सिडी लेती है, बहुत बड़ी सब्सिडी। और खान ने कहा था एक दफा कि मेरे दाएं तरफ और बाएं तरफ जो है ये माफिया बैठी हुई है। तो जब माफिया का राज होगा तो फिर क्या आप संभाल सकेंगे चीजों को और मईशत को? असल मसला मुझे ये लगता है कि एक दिन ऐसा ना हो, और अब भी ये सूरत हाल है कि कहें कि ये चल नहीं सकता है, ये गाड़ी नहीं चल सकती है, तो आप चलाएंगे कैसे गाड़ी में? अगर गाड़ी के अंदर आप फर्ज करते हैं कि अब पेट्रोल नहीं है तो आपकी गाड़ी कैसे चलेगी? और आपके पास जब ईंधन ही नहीं होगा तो कैसे चलेगी? ये सूरत हाल हमारी मुल्क की है। हमने इस मुल्क को रखना है, कायम रहना है इस मुल्क में। ये तारीखी रियासत है, इसको ये नजरियाती रियासत का जो ढोंग दिया गया है वो गलत है। ये इंडस वैली जो है हमेशा से एक इकाई के तौर पर रही है और शुरू से लेकर अब तक यही हमारी मुमलिकत है, यही पाकिस्तान है। आप इसका पाकिस्तान नाम देते हैं, सुभान अल्लाह, लेकिन ये हमारा मुल्क है और इसको कायम रहना है। और यहाँ के लोग हमारे लोग हैं जी, बिल्कुल। जिंदगी का क्या भरोसा है, इनको क्या मिलेगा अगर आप शानदार आप अपने घरों में दूध और शहद की नहरें बहा दें? इनके लोगों को क्या जाएगा? बिल्कुल क्या हमारे लोग? अच्छा, फिर हम जिस चीज को देखते तक नहीं है कि भाई आप एक आबादी का बम रोजाना रख रहे हैं, आपकी 2.5% जो है वो आपकी ग्रोथ रेट है, तो इसके साथ आप जाएंगे कहाँ दुनिया में? आप कोई चीज नहीं सोचेंगे। ईरान तक ने कर लिया कि इस पर कंट्रोल किया है, लेकिन आप कुछ भी नहीं करने को तैयार हैं। बिल्कुल ठीक है। लगारी से मुझे एक ब्रेक लेनी है जी। आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू देयर। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है जी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस लौट के आएंगे तो डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक जी। मुजाहिद बरेलवी साहब, आते ही आपसे पहला सवाल, क्या हम जमहूरी मुल्क हैं? एक्चुअली अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था कि जो सबसे बड़ा देखने वाला और स्क्रीन और प्रिंट जो जिसको डिसमेंटल प्रोजेक्ट इमरान खान मिला था, और जिसके मुझे मादत के साथ, मैं तो अपना साथी नहीं कहूँगा, जिन एंकरों ने लोगों के घरों में घुसकर उनके नौकरों के इंटरव्यू किए हैं, जिन्होंने जो है वो जाके इद्दत और
जिन्होंने उन लोगों के इंटरव्यू किए हैं कि जो उन मर्दों को खड़ा किया है बीवियों के खिलाफ, और मैं अगर इनमें से हर आदमी के घरों में क्या होता है, अगर आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, एक तो मुझे अफसोस अपने मीडिया पे होता है कि ये जो हम तो कह रहे छोटे मोटे चैनल के छोटे मोटे सहाफी हैं, फिर भी हम थोड़ा बहुत लिहाज पास रखते हैं, मैं जगारी साहब की किताब हूँ, लेकिन जो सबसे बड़ा मीडिया का ग्रुप ने जिस ढिठाई से अपने और वो इस्तेमाल होने वाले उससे ज्यादा जो हैं, यानी उन्हें कहना नहीं चाहिए, इस पूरे इलेक्शन में जो किरदार किया है, मैंने कहा ना डिसमेंटल, कि आप इद्दत और निकाह और ये तय करेंगे अब आप लोगों का, क्या हम भी आपकी शादियां और तलाकें निकालें, बीवियां निकालें घरों से, सॉरी टू से, दूसरे शौहरों का प्रोग्रामों में लेके आए, मुलाजमी से कह रहे हैं कि वो आदमी कपड़े क्या पहनता था, सोता कहाँ था। लगाई साहब, नसीम साहब, ये बात भी सोचने की है, हम लोग हर एक के गिरबानों में डालते हैं और बात करते हैं, लेकिन खुद इन लोगों ने क्या करा, ये हिस्सा बने उसका, ये जो, और उसके बाद में मैं देख रहा था कि किस तरीके से उन्हें जब पता चला कि एक पॉपुलर सपोर्ट उस तरफ है, तो आपस में बटाई हुई, एक बहुत बड़ा जो अपना जो पता नहीं किसके साथ दिन मनाते हैं, कहते हैं 100 सीटें इमरान खान को, एक और पंडित जो है वो कहता है जी पता नहीं कितना बड़ा 125 से 35 सीटें नवाज शरीफ की, ये तक इन लोगों ने करा है। तो आप ये भी तो गौर करें कि जो और हम इदारों पे गुफ्तगू करते हैं, पिंडी पे, आप पारा पे, पार्टियों पे, आपका मीडिया जो पार्टी बन गया है, हम लगारी साहब ने पूरी नसीम साहब ने जो कहा है पस मंजर के साथ रहे हैं। मैं सॉरी तुझे पता है हम लोग और बड़े शहीद मोहतरमा भी करीब रहे हैं, और मेरा कोई नवाज शरीफ का भी नहीं, भी जो आखिरी विजिट मैंने नवाज शरीफ के साथ बाको का किया था, प्रोफेशनलिज्म था, हमारा किरदार भी बहुत ही काबिल मजम्मत है। और सॉरी तुझे हमारा क्या है, हम तो नौकर लोग हैं, गालिब वजीफा खार हो जो शाख हो दुआ, तो दिन गए के कहते थे। लेकिन मुजाहिद साहब, वो जो सवाल था मेरा कि क्या हम लोग खुद ख्याल करते हैं, जमहूरी लेकिन मुल्क आप है, एक बात जरूर शामिल किया करें, क्या नहीं करा हमने, घरों में नहीं गए लोगों के कैमरा लेके, बिल्कुल क्या हमने उनकी मुलाजमीन और मासियों से इंटरव्यू करने लगे, उनके शौहरों को लेके नहीं आए हम, बीवियों को, ये कोई होता है क्या हम अमेरिका यूरोप में रह रहे हैं, हमारे यहाँ तो नाम भी नहीं ले आते अपने बहनों अपनी दुश्मनों की बहनों के और बीवियों के और माओं के। जी बिल्कुल, आप लोगों ने करा या नहीं करा ये सब? बिल्कुल हुआ है, टीवी बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे हुआ है, सहाफती बदयांती थी, नाइंसाफी थी, नाइंसाफी जब छोटा है, बेशर्मी बेशर्मी मुजाहिद साहब, बेशर्मी कहा जा सकता है ना। अब मैं इससे क्या कहूँ, मुझे नसीम सिद्दीकी साहब से, ये भी माशाल्लाह सहाफत का तैयार रखते हैं, ऐसा इस तरह होता था कभी? नसीम सिद्दीकी साहब, वेस्ट में तो खैर मैं अब क्या सवाल पूछूं, लेकिन वेस्ट में तो कभी ऐसा नहीं हुआ जो हमारे यहाँ आजकल हो रहा है। और फिर जब वेस्ट की बात मैं कर ही रहा हूं, तो ये भी बताइए कि हमारे यहाँ जो सारी सिचुएशन है उस पर वेस्ट में क्या राय पाई जाती है। मैंने तो निगरान जो हमारे हैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर विफाक में, उनको और पीएमएलएन को ये कहते हुए देखा है, सुना है, बल्कि मैंने काकड़ साहब को भी ये कहते हुए देखा और सुना है कि जी वेस्ट की बात ना करें, ये हमारा अपना अंदरूनी मामला है। वेस्ट कौन होता है हमारे अंदरूनी मामलात में नुक्ताचीनी करने वाला या मुदाखलत करने वाला? देखे ना अली, जो इनके जिस तरह बरेलवी साहब को गुस्सा चढ़ा हुआ है ना, इनके ये अंदर से बंदा बोलता है जब इस तरह की बातें सुनता है ना, कि आपने अपना घर बनाना है, आप वेस्ट में बना रहे हैं, ठीक है, सारे सियासतदानों को आप देख लें, आपके बच्चों ने पढ़ना है, उन्होंने जनाब यहाँ के आप पे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ना है, जब आपने भीख मांगनी है, कशकोल लेके निकलना है, तो आपने वेस्ट में जाना है, आपने सूट पहनना है, आपने टाई पहननी है, आप पूरा वेस्ट को फॉलो कर ले। लेकिन अगर कोई मुहज्जिब बात कही जाती है, वेस्ट का आपको मिसाल दी जाती है, तो आपको बहुत तकलीफ होती है। भाई देखिए, वेस्ट को जो है ना, वो मीडिया की आप बात करें, मेरी अक्सर यहाँ पे मुलाकात होती रहती है, पिछले दिनों भी एक एम्बेसी में यहाँ पे हमारी मीटिंग थी, मुलाकात थी, तो वो यही देख रहे हैं कि पाकिस्तान के हालात किस तरफ जा रहे हैं। आप जितनी शुगर कोटिंग कर लें, आप जितना झूठ बोल लें, आजकल वो पीटीवी नहीं है, सोशल मीडिया है, दुनिया को हर चीज पता है। आप देखें कि इसी सोशल मीडिया तो भी मुझे लगता है बंद हो जाएगा नसीम सिद्दीकी साहब, 4 दिन हो गए हैं ट्विटर बंद है, ट्विटर बंद भी है। और हमारे अपने वुजरा, वो उमर सैफ साहब जो आईटी के मिनिस्टर हैं, उन्होंने ट्वीट की हुई है अब से कुछ घंटे पहले कि जी मेरा ये आखिरी दिन है दफ्तर में, और वो ट्वीट भी जो उन्होंने की है वो वीपीएन यूज करते हुए की है। वैसे तो ट्विटर बंद है। अली आप देखें ना कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, लोग घरों में बैठ के ट्विटर से, फेसबुक से, गूगल से पैसे कमा रहे हैं।
आप इसको भी पाकिस्तान में बंद कर दें। इंडस्ट्री पहले बंद है, एक्सपोर्ट्स आपकी है नहीं, एग्रीकल्चर की तरफ आप जाते नहीं है, आप आईटी भी बंद करते और अपना हमसाया मुल्क आप भारत देख लें कि उनकी इकोनॉमी में, उनके बजट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए कितना बजट रखा जाता है और उनकी जो इनकम है वो कितनी है इसके जरिए। तो बात यह कि कोई सेंसिबल लोग जब तक आगे नहीं आएंगे, आप वेस्ट की बात करते हैं, वेस्ट की मिसाल देते हैं, आप अपने मुल्क में कर क्या रहे हैं? वही बात, आपने झूठ की बुनियाद पे आप हर काम कर रहे हैं, तो आपकी कभी भी वो बिल्डिंग किस तरह खड़ी हो सकती है, मईशत किस तरह बेहतर हो सकती है? आप उस रास्ते पे ही नहीं चल रहे जिससे मईशत ने बेहतरी की तरफ आना है। इतनी अच्छी मिसालें दी आपको, लगारी साहब ने बताया कि अगर आपने मईशत बेहतर करनी है तो आपको इस रास्ते पे चलना पड़ेगा। हमारा वो रास्ता है ही नहीं, हम चाहते ही नहीं है कि पाकिस्तान तरक्की करे, हम तो हर चीज बंद करने पे लगे हुए। ठीक, एक ब्रेक लेते हैं जी, और ब्रेक के बाद वापस लौट कर आएंगे तो IMF की बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक जी। लगारी साहब, IMF के साथ मुआहदे में अब कोई मुश्किल तो आपको नजर नहीं आ रही? हुकूमत बन गई, इत्तेहादी हुकूमत है, नंबर्स पूरे हैं, तो IMF के साथ पहले भी डील किया है उन 16 माह में, अब दोबारा अगर डील करना है तो कोई मुश्किल तो आपको नजर नहीं आ रही है? नहीं, कुछ नहीं होगा। लोगों की खाल उतारी जाएगी, उनका लहू बहाया जाएगा, उनके घर के चिराग गुल कर दिए जाएंगे, उनके ऊपर बोझ डाल दिया जाएगा और अशराफिया के मजे होंगे, उसको कुछ नहीं कहा जाएगा। और देखें, 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं ये जो अभी आ रही है इक़्तिदार में, जो जमातें आ रही हैं। एक का कॉन्स्टिट्यूएंसी है ट्रेडर, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट और चैम्बर्स और रिटेलर्स, बल्कि उससे ज्यादा बड़े, वो ये सारे के सारे जो है वो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उनके मफादात की निगहबानी की जाएगी। और ये जो है इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है किसान, मजदूर, गरीब, खवातीन, इनको खामोश रखा जाएगा और इनसे सब्र करने की तलकीन की जाएगी। फिर खिताबात होंगे। और ये भी बता दें कि MKM की क्या कॉन्स्टिट्यूएंसी है? MKM की यही कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहाँ से वो जीती है। और कौन सी जीत गई है? सही जीती है लगारी साहब? नहीं, मुझसे क्यों फतवा ले रहे हैं? मैं कोई मुफ्ती हूँ क्या? नहीं, लेकिन आप बाखबर आदमी हैं, आपको अच्छी तरह से मेरी गुजारिश सुने, जीतता कोई भी नहीं है। मुझे 70 से लेकर आज तक के कम से कम कराची के हद तक तो मैं एक सीट को बता सकता हूँ ना कैसी जीती जाती। यानी कि जब अल्ताफ हुसैन थे पार्टी के सरबरा, MKM एक ही थी, MKM पाकिस्तानी, MKM लंदन नहीं थी, तो तब भी आप समझते हैं कि ऐसे जीते थे? जी, बड़ी बंदूक जीतती थी उस वक्त, और अब भी कमोबेश ऐसे ही है ना। तो आप क्या, मतलब मैं क्या कहूँ। और मैं एक मिनट ये भी नहीं मानता हूँ कि पिछले जब 14 सीटें लेकर आए थे वो बिल्कुल ठीक लेकर आए थे, नहीं हुई थी ठीक। और ये जो अभी लेकर बैठे हैं ये भी ठीक नहीं है। आपको इन्हीं हालात में, इसी तरह के, इसी अरेंजमेंट में, इसी सिस्टम में गुजारा करना है अगर इस मुल्क में जिंदा रहना है। तो यही ख्याल है आपके सामने। आपके पास कौन सी अवामी तहरीक है जो आकर, मैं मुजाहिद भाई आकर खड़े जाए, पार्टी बनाने का ऐलान करे, मैं एक आम 4 आने का मेंबर बनने के लिए तैयार हूँ? तो है मुल्क में कौन सी सारी जमात है? यानी कि फिर लगारी साहब, आप फैसल वाडा साहब की राय से इत्तेफाक करते हैं? वो कहते हैं कि जी फॉर्म 45 को आप उसमें छोले रख के खाएं। नहीं, और भी कोई चीज रखकर खा सकते हैं, इसमें क्या है? यानी कि अवाम जो है वो बस सिर्फ वोट की हद तक थी, उसके बाद उनसे कह दिया भाई आपने आके हमारी फॉर्मेलिटी पूरी कर दी, आपने फॉर्मेलिटी ही पूरी करनी थी, बाकी आप छोड़ दें, आप बस आपको जो कहा जाएगा आप करते जाएं, रहना है तो रहो, नहीं रहना तो जाओ। सूरत हाल तो ऐसी है ना आपके मुल्क में। और है क्या, मतलब किसके लिए अपॉर्चुनिटी है? आपका जरा सा भी कोई ब्रेन तैयार होता है उसको फौरन ये लाहक होती है। कुछ नहीं मिलता ना, यूरोप नहीं मिलता है, यार मलेशिया ही चला जाऊंगा, मुल्क को तो छोड़ो ना। लगारी साहब, एक और बात ये भी बता दें, आपकी गुफ्तगू से आज मुझे लग रहा है कि आप इस पूरी सूरत हाल को देखकर इतने मायूस हैं कि जिस तरह उकताहट होती है, ऐसा चल रहा है कुछ आपके जहन में कि उकता गए हैं, बहुत हो गया, छोड़ो बस एक तरफ हो जाओ, बैठ जाओ? कत्तन नहीं। मैं उस वक्त मायूस हो जाऊंगा जब मैं मर चुका हूँ। मैं मायूस नहीं होता हूँ। मुझे पता है कि ये मुल्क बहुत हसीन है, इस मुल्क के बहुत से वसाइल हैं, बेशुमार वसाइल हैं। आप इस मुल्क को दुनिया का बेहतरीन मुल्क बना सकते हैं। और मुझे 99 यकीनों की एक
खत याद आ रहा है जो उसने अपने बेटे को लिखा था। उसने कहा था कि फिलिपाइन दुनिया का हसीन तरीन मुल्क है, पाकिस्तान दुनिया का हसीन तरीन मुल्क है, पाकिस्तान में बेपनाह पोटेंशियल है, पाकिस्तान की मैन पावर कमाल की मैन पावर है, पाकिस्तान के लोग ईमानदार हैं, लीडरशिप अशराफिया ये बेईमान है और बेईमानी के लाला है। तो फिर हम हुसन के सहारे जी लें। हाँ और क्या, और यही होगा। लेकिन मैं ये नहीं कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि जिद्दोजहद के लिए मैंने जैसे मिसाल दी है ना कि मुजाहिद बरेलवी साहब कहें कि मैं जमात बना रहा हूँ, मैं उनके साथ जाकर शामिल हो जाऊंगा कि जी छोड़ें बाकी चीजें आपके साथ शामिल है। मसला यह है कि यहाँ पर लोग जो सियासत करते हैं वो सियासत नहीं करते हैं, वो अकोमोडेशन करते हैं, वो अपने लिए अरेंजमेंट्स देखते हैं और सबके सब देखते हैं। यार किसकी बात करें, आप नाम लेना, मैं उनका कहता हूँ अभी जिन्होंने नाम लिया कि सारे के सारे जो है वो तौबा तायब होने के लिए तैयार खड़े होते हैं। जी बिल्कुल, और ऐसा ही होता है। नसीम सिद्दीकी साहब, आप क्लोजिंग कमेंट्स देना चाहें तो प्लीज। यार बात पता है क्या अली, देखें यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, दो चीजें हैं सिंपल सी, क्योंकि टाइम कम है। एक तो पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। आप देखें जज बेचारे ऑर्डर्स दे रहे हैं और रो रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं कि यार हमारे ऑर्डर्स के ऊपर, जिस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ नहीं होगा वहां पे यही होगा। इदारे अपनी हदूद में रहे, हर इदारा अपना अपना काम करे। जब तक ये दो चीजें, और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जब तक ये दो चीजें आप दुरुस्त नहीं करेंगे, आप कितनी कोशिश कर लग रहा है कि मरियम नवाज साहिबा को सुनकर के इनकलाबी चीफ मिनिस्टर मिलने वाली हैं पंजाब को और इनकलाबी इकदामात होंगे। बुजदार 2 का नाम दिया है फैसल वाडा ने, और भी काफी लोग उन्हें बुजदार 2 का नाम दे रहे हैं। अब लेट्स सी के देखते हैं कि शहबाज शरीफ साहब के बाद बुजदार 2 वाला ही मामला तो नहीं होगा या बुजदार प्लस वाला मामला होगा। देखिए आने वाले वक्तों में क्या होता है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया नसीम सिद्दीकी आपका, मुजाहिद बरेलवी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नज़ीर लगारी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसके साथ ही मुझे अली मुमताज को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।